हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी आर्ट्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम सीटेट की क्लास चला रहे हैं यहाँ पर, और जिसमें आपके हिंदी सीडीपी, ईवीएस और पर्यावरण की क्लास संस्कृत की क्लास आपकी चल रही है। और आज की आपकी क्लास है सीडीपी की, यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो अब तक के में हमने अध्ययन आपको काफ़ी सारा करा दिया है, और पूरा सिलेबस होने के बाद आपको जो है प्रीवियस ईयर वाले प्रश्नोत्तर, प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो आपके आ चुके हैं पेपर में, वह कराए जाएंगे हैं। और उसके अलावा आपको 30 क्वेश्चन का सीरीज आपको उपलब्ध कराई जाएगी, जो आपके एग्ज़ाम तक चलेगी। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पिछड़े बालकों के बारे में जाना। आज की हमारी वीडियो है मानसिक मंदित बालक। अब तक की जो हमने आपको जानकारी दी है, उस पर हम ज़रूर एक नज़र डालते हैं, जिससे कि आप लोगों को पता रहे कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा दिया है और आपको क्या क्या पढ़ना बाकी रह गया है। ये आप सिलेबस के हिसाब से आप अपना मिलान कर सकते हैं और नोट्स बनाते चलिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो एक सेकंड पानी पी लूँ, फिर बताती हूँ आपको। हाँ, तो हम कहाँ थे? मैंने पुश कर दी थी। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमने अभी तक आपको क्या क्या बता दिया। बहुत ही शॉर्टकट तरीके से, बहुत ही शॉर्टकट उसमें बताते हैं। 1 से 2 मिनट में आपको सारी जानकारी पिछली दे देंगे, क्योंकि डिटेल में तो हम आपको वीडियो उपलब्ध करा ही चुके हैं, लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। सबसे पहले पाठ्यक्रम में हमें क्या क्या पढ़ना है। फिर शिक्षा मनोविज्ञान एक परिचय, बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, विकास की अवस्थाएं, गर्भावस्था, किशोर अवस्था, वैवावस्था, सारी अवस्थाएं हैं। मनोविज्ञान के संप्रदाय, संरचनावाद, प्रकारवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, विशिष्टता आदि। विभिन्न परिभाषाएं हैं आपके अधिगम के सिद्धांत की। अधिगम को प्रभावशाली बनाने की विधियां हैं। विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों में थार्डाइक सिद्धांत, पालाक का सिद्धांत, कोलर का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत आदि सिद्धांत हैं आपके। बुद्धि लब्धि है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, IQ जो बुद्धि लब्धि जानने का सूत्र है। फिर स्मृति विस्मृति है, इसके सैद्धांतिक कारक, समान कारण, सक्रिय निष्क्रिय, स्मृति विस्मृति आदि के बारे में। फिर आपका था रुचि, जिसमें रुचि की परिभाषा, रुचि के प्रकार, जन्मजात रुचि, अर्जित रुचि आदि प्रकार की रुचि मापन आदि बताया गया है। फिर ध्यान की अवधारणा है, ध्यान का अर्थ, ध्यान के प्रकार, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक। फिर अभिप्रेरणा वाला पाठ था हमारा। अभिप्रेरणा में आपका आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, अभिप्रेरणा के सोपान, अभिप्रेरणा के मुख्य प्रकार, सकारात्मक प्रकार और नकारात्मक प्रकारों के बारे में बताया। फिर आता है आपका संवेग। संवेग में जो बताया था आपको, उसमें मैकडोगल के 14 संवेग जो मूल प्रवृत्तियों के रूप में होते हैं वह बताए थे, उसका महत्व बताए थे, विशेषताएं बताए थे। उसके अलावा संवेग वाले चैप्टर में ही आपके प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि और अभिप्रेरणकों के प्रकार के बारे में चर्चा की हुई है। फिर है अधिगम का मूल्यांकन, जिसमें आपके जो है मूल्यांकन की विधियाँ, निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, जांच सूची, विवरण विधि आदि के बारे में चर्चा की हुई है। फिर गुणात्मक, संरचनात्मक, आकलित, योगात्मक मूल्यांकन के बारे में बताया है। उसके अलावा इसमें ही बताया है हमने उत्तम परीक्षण के बारे में, प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया के बारे में, अच्छा प्रश्न पत्र कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी इसी में बताया है। और फिर आपका रहा था हमारा चिंतन व कल्पना का चैप्टर। उसमें हमने आपको स्थूल चिंतन, अमूर्त चिंतन, प्रत्यक्ष चिंतन और जो है मूल चिंतन, चिंतन की बौद्धिक प्रक्रिया, संज्ञान, स्मृति, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, चिंतन के स्रोत, कल्पनार्थ, परिभाषा आदि के बारे में बताया। उसके बाद हमने बालकों की आपके पहचान के बारे में बताया। फिर उसके बाद आपका जो इससे पहले का चैप्टर था वह था पिछड़े बालक। ठीक है, यह है हमने अब तक आपको बता रखा है, क्योंकि देखो मेन चीज़ था हमारा आपको ये बताने का उद्देश्य ये था कि ये चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, आप अपने मस्तिष्क में इस चीज़ को एक बार रिवाइड करिए, रिवीजन कीजिए कि हाँ ये चीज़ हमने पढ़ ली है। अगर आपको लगता है कोई भी चैप्टर ऐसा है जो हमने बोला है और आपको नहीं पढ़ा है, आपने नहीं समझा है, तो ज़रूर उस वीडियो को जाकर आप विज़िट कीजिए, देखिए, स्किप मत कीजिए, कुछ भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि पेपर में कहाँ से क्या आएगा क्या कोई नहीं जानता है ना। तो अच्छे से पेपर देने के लिए आपको करना क्या है, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, पढ़ना, हर टॉपिक पढ़ना है। और NCERT की बुक से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, किसी भी बुक से पढ़िए। NCERT की बुक के अलावा भी आप अन्य बुकों से भी पढ़िए, क्योंकि हमने जहाँ तक कोशिश की है कि आपको कई सारी बुक्स का हमने जो है कलेक्शन किया हुआ है, जहाँ से जो चीज़ हमें समझ में आती है कि बहुत अच्छे से हम आपको समझा सकते हैं, वहाँ से वो चीज़ हम आपको उठाकर यहाँ पर डिटेल में आपको समझा रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर चलते हैं आगे, चलिए। फिर हमने जो पिछड़े बालक देखे, इससे पहले में अब आते हैं मानसिक मंदित बालक। मानसिक मंदित बालक कैसे होते हैं?
देखिए, समान अर्थ में मंदबुद्धि बालक ऐसे बालक को कहा जाता है जो बौद्धिक दृष्टि से कमजोर होते हैं तथा इनकी मानसिक क्षमता औसत से कम होती है। परंतु मनोविज्ञान की भाषा में मंदबुद्धि बालक से अभिप्राय न सिर्फ निम्न मानसिक स्तर वालों बालकों से होता है, बल्कि इनकी निम्न समायोजनशीलता से भी होता है। इस प्रकार मंदबुद्धि बालक वे बालक होते हैं जिनकी निम्न बुद्धि होती है तथा वे अपने वातावरण से समायोजन करने में भी कठिनता का अनुभव करते हैं। ऐसे बालक स्वयं अपना जीवन निर्वाह करने में अक्षम होते हैं। इन्हें नित्य कर्म के लिए भी दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों की सहायता इन्हें लेनी पड़ती है। ठीक है, टर्मैन ने बताया कि इनकी बुद्धिलब्धि IQ जो होती है 90 से कम होती है और बुद्धिलब्धि के आधार पर मंदबुद्धि बालकों को कई प्रकार में बांटा गया है। जैसे कि देखिए, 0 से 25 तक वाले जड़ बुद्धि में आते हैं। चलिए देखिए, साफ दिख रहा है, पूरा आ रहा, थोड़ा सा अच्छा बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, ओके। देखिए, दिखना भी ज़रूर चाहिए ना, समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ हम पढ़ रहे हैं। सुनने के साथ साथ एक नज़र आप देखते भी चले हैं। सुन के तो वैसे भी आपको समझ में आ ही जाएगा, जहाँ तक कोशिश हमारी यही है कि आप सुनकर भी समझ सकें। देखिए, सबसे पहले आते हैं जड़ बुद्धि वाले, 0 से 25 वाले होते हैं। फिर 25 से 50 तक वाले मूढ़ बुद्धि के होते हैं। 50 से 70 IQ वाले बच्चे मूर्ख बुद्धि के होते हैं। 70 से 80 वाले IQ वाले सीमांत या हीन बुद्धि वाले कहलाते हैं। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि जिन बालकों की बुद्धिलब्धि 70 से कम होती है वे मंद बुद्धि वाले बालक कहलाते हैं। SD पोर्टियस के अनुसार दुर्बल बुद्धि वाले व्यक्ति वे हैं जिनमें स्थायी मंदता अथवा सीमित मानसिकता का विकास पाया जाता है। ये सीमित मानसिक विकास बचपन से ही होता है। ऐसे व्यक्ति अपना काम स्वयं कर पाने में असमर्थ होते हैं। अब मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं देख लीजिए। मंदबुद्धि बालकों की क्या क्या कौन सी विशेषताएं होती हैं, कैसे होते हैं मंदबुद्धि बालक। मंदबुद्धि बालकों की पहचान उनकी विशेषताओं के आधार पर की जा सकती है। मनोविज्ञान के अनुसार मंदबुद्धि बालकों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। ऐसे बालक काफ़ी धीमी गति से सीखते हैं। मंदबुद्धि बालक सीखी गई बातों को नई परिस्थिति में कठिनता से प्रयोग करते हैं। इनकी स्मरण शक्ति क्षीण होती है। इन्हें सिर्फ स्वयं की चिंता होती है, किसी अन्य की इन्हें चिंता नहीं होती है। ठीक है, और इनमें सृजनशीलता व मौलिकता का अभाव होता है। इनकी रुचियां सीमित होती हैं। मंदबुद्धि बालकों में आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। इनकी बुद्धिलब्धि 70 या उससे कम होती है। इनमें संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति अपनी स्वयं की सहायता नहीं कर सकते, ये दूसरों पर निर्भर होते हैं। इनमें असफलता के कारण निराशा की अधिकता होती है। ये विभिन्न प्रकार के संयोजन में कठिनाई अनुभव करते हैं। ये नए संप्रदाय को काफ़ी कठिनता से सीख पाते हैं। मंदबुद्धि बालक के सिर, माथे की संरचना, आंखों की बनावट सामान्य से भिन्न होती है। इनका व्यक्तित्व अविकसित तथा अनुपयुक्त होता है। मंदबुद्धि बालकों के प्रकार। अब मंदबुद्धि बालक कितने प्रकार के होते हैं देखिए। मानसिक मंदता का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जा सकता है। चिकित्सक की सहायता से, मनोवैज्ञानिक की सहायता से और शैक्षणिक विधियों द्वारा। चिकित्सीय वर्गीकरण की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक व शैक्षिक वर्गीकरण का प्रयोग सामान्यतः किया कारों पर आधारित होता है। मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर और बुद्धि के स्तर के आधार पर होता है तथा शैक्षिक वर्गीकरण का आधार मानसिक मंदित बालक का वर्तमान क्रियात्मक स्तर पर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिर नोटिस कीजिए, चिकित्सीय वर्गीकरण जो होता है कारणों पर आधारित होता है और मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण आधार बुद्धि के स्तर के आधार पर होता है और शैक्षिक वर्गीकरण आपका मंदित बालक के वर्तमान क्रियात्मक स्तर पर होता है। ठीक है, शैक्षिक वर्गीकरण जिसे अमेरिकी शिक्षा विद द्वारा मौलिकता प्रदान की गई है, उसे NCERT नई दिल्ली द्वारा भी मान्यता प्रदान की हुई है। ठीक है, विशिष्ट क्लास चलती हैं इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में। चिकित्सीय वर्गीकरण में संक्रमण तथा उत्तेजना, पोषण संबंधी मानसिक मंदित बालक, ट्रोमा यानी कि सदमा लग जाना जिससे मानसिक शक्ति क्षीण हो जाती है, भयंकर दिमागी बीमारी हो जाना, जन्म से पहले के प्रभाव, क्रोमोसोम की असामान्यता, भ्रूणावस्था व गर्भावस्था संबंधी विकार और मनोवैज्ञानिक विकार और वातावरण का प्रभाव जो होता है आपका, वह मंदबुद्धि बालकों के ऊपर प्रभाव डालता है। ठीक है, मतलब मंदबुद्धि बालक के लिए बनाने का कारण होता है। मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण IQ के आधार पर। सामान्य साधारण मंदिता, देखिए 50 से 70 IQ वाले सामान्य मंदिता वाले होते हैं।
35 से 49 वाले मध्यम मंदता वाले होते हैं। 20 से 34 वाले गंभीर मंदता वाले होते हैं। और जो 34 से 20 से नीचे होते हैं आईक्यू वाले, वे अति गंभीर मंदता वाले होते हैं। शैक्षिक वर्गीकरण के आधार पर शिक्षित किए जाने वाले बालक जो होते हैं 50 से 75 वाली आईक्यू के होते हैं, जिन्हें हम शिक्षित कर सकते हैं। प्रशिक्षित किए जाने वाले बालक 25 से 50 आईक्यू वाले होते हैं, जिन्हें स्पेशल प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और प्रशिक्षित न किए जाने वाले बालक जो 25 से आईक्यू उनका कम होता है। यह विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण मानसिक मंदित बच्चों की शिक्षा, उनके व्यवहार व स्वतंत्रता के स्तर के बारे में समझ के एक स्तर को विकसित करता है, अर्थात उनको समझने में सहायता करता है। आगे देखिए, मानसिक मंदित बालकों की पहचान। कैसे पहचान करेंगे मानसिक मंदित बालक है? तो मानसिक मंदित बालकों की पहचान हम इस प्रकार करते हैं। अध्यापक शैक्षिक निष्पत्ति के आधार पर इनकी पहचान करते हैं। ऐसे बालक प्रायः शारीरिक रूप से अयोग्य होते हैं, संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, इन्हें एकदम से जो है एकदम से क्रोधित हो जाते हैं, एकदम से बिल्कुल समझना बंद कर देते हैं। फिर आ जाते हैं आपके बुद्धि लब्धि द्वारा पहचान भी की जा सकती है। इस प्रकार से की गई पहचान सही होती है। शैक्षिक तथा शारीरिक आलेख की सहायता भी हो सकती है और व्यक्तिगत अध्ययन द्वारा भी महत्वपूर्ण होता है। इनके शैक्षिक लक्षण कौन कौन से होते हैं मंदबुद्धि बालकों के? ऐसे बालक सूक्ष्म चिंतन के योग नहीं होते, यानी गहनता से नहीं सोच सकते। मंदबुद्धि बालक जो होते हैं शैक्षिक क्षमता में अपने आयु समूह से बहुत नीचे होते हैं, यानी कि उनकी आयु के जो बालक होते हैं उनकी शैक्षिक क्षमता अधिक होती है और वो अपनी आयु के बालकों से कम उनके अंदर योग्यता होती है। सामाजिक लक्षण, समाज में व्यवहार कुशल नहीं होते मंदबुद्धि बालक। व्यक्तिगत व सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं कर सकते। देखिए, मंदबुद्धि बालकों में जो है व्यक्तिगत व सामाजिक उत्तरदायित्व को निर्वाह नहीं कर सकते। व्यवहारिक लक्षण, व्यवहारिक लक्षण में अधिगम की क्षमता कम होती है, यानी कि वह कम सीख पाते हैं। और संवेगात्मक दोष होता है उनमें, संवेदनात्मक दोष होता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने जाना मंदबुद्धि बालकों के प्रकार के बारे में, किस प्रकार के होते हैं, कैसे पहचान करी जाती है उनकी, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे उनके वर्गीकरण के आधार पर कितनी आईक्यू कैसे मंदबुद्धि बालकों की होती है, मंदबुद्धि के स्तर के बारे में जानकारी हमने देखी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे यूट्यूब फैमिली से के मेंबर बनिए। और हम चाहते हैं आप हमारी यूट्यूब फैमिली को बढ़ाएं और हमारे साथ जुड़ें, तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।